हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। एक बार बता दीजिए आप लोग, आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 30 वीवीआई सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारा क्वेश्चन बाबू गेस किया हुआ प्रश्न है, यानी जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है वही सब प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, ये सभी गेस प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये सभी गेस प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। सभी बच्चे मुस्कुराते हुए बताइए आप सब कैसे हैं। और जैसे आपको पता ही है आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, बेहतरीन से भी बेहतरीन, क्योंकि आज का जो क्लास होगा वो 30 वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों का होगा। यानी आस्क बोर्ड पे आपको हर तरह की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, हर प्रकार की तैयारी आपको करवाई जाएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो एक बार सभी मेरे प्यारे मित्र, साथी, जितने भी हैं, छात्र, स्टूडेंट, सभी बच्चे एक बार क्या कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए शेयर कर दीजिए। उसके बाद से चलिए हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और क्या करना है सब तो बता ही दिए कि आज जो क्लास होगा वो केमिस्ट्री का क्लास होगा। केमिस्ट्री में हम लोग टोटल 30 ऐसे मतलब वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो 2-2 नंबर वाला है। बाबू ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 30 पढ़ लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन टकराएगा, इसमें से बहुत सारा टकराएगा, गारंटी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये 30 प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सभी बच्चे इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, ये 100% लड़ेगा, जरूर गारंटी कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा। गेस क्वेश्चन है, सबको पता है। अब देखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और लाइक तो बाबू करना ही है, क्योंकि हम तो आपके बहुत ही जिगरी, यहाँ पे मान लीजिए दोस्त भी समझ सकते हैं, भाई भी समझ सकते हैं, जो समझिए, हम तो आपको साथ देने वाले हैं। तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे लीजिए व्हाट्सएप नंबर हमारा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बाबू, हम बिना किसी देरी के, बिना किसी वजह के शुरू कर देते हैं। और इसका पीडीएफ जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम लास्ट में बताएंगे इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो सभी बच्चे एक बार मुस्कुराते हुए, सुबह सुबह एकदम सुबह का टाइम है, सभी बच्चे मुस्कुराते हुए बोलेंगे कि सर जी क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। सभी बच्चे एक बार मुस्कुराते हुए बोल दीजिए, क्योंकि 30 जो क्वेश्चन है ना बाबू, 30 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है आप सबके लिए। चलिए यहाँ पे ये भी आपको मेंशन होगा कि कब कब पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए जैसे यहाँ देखिए, बिंदु दोष किसे कहते हैं, देखिए कब कब पूछा गया है। 2019 में फिर पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, यानी ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, बिंदु दोष किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पॉइंट, यहाँ देखिए डिफेक्ट क्या होता है ये समझिए। यहाँ पे आज थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे बाबू, क्योंकि 30 क्वेश्चन है। अगर हम लोग विस्तार से समझाने लगे ना तो ये 1.5 घंटे का क्लास हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए, बिंदु दोष क्या है, तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से यहाँ देखिए अवयवी कण के विस्थापन में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। और जितना भी हमारा सबको पता है बाबू कि जितना भी हमारा डिफिनेशन होता है ना, एक के लाइन का होता है पूरा सटीक, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है बाबू 110%। देखिए बिंदु दोष क्या है, तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु में यहाँ पे देख लीजिए अवयवी कण के विस्थापन में जो उत्पन्न दोष होता है उसे बोलते हैं बिंदु दोष। इंग्लिश वाले मीडियम बच्चे वाले यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। पहला क्लियर हो गया क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं लेंगे, 30 बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी देखते चलिए, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये फ्रेंकल दोष क्या होता है। देखिए 2016 में, 2022 में, यानी ये सब क्वेश्चन को मेंशन भी कर दिया गया है
कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार ये पूछा गया है। अब बताइए फ्रेंकल डिफेक्ट यानी फ्रेंकल दोष क्या होता है। तो बाबू फ्रेंकल दोष क्या होता है ये समझिए कि यहाँ देखिए किसी आयनिक ठोस में धन आयन या ऋण आयन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर अंतरकाश में आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। यहाँ पे जितना भी डिफिनीशन होगा ना बाबू एक बार में सटीक आपको आंसर मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, तो किसी आयनिक ठोस में धन आयन या ऋण आयन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होके क्या होते हैं, अंतरकाशीय जालक में चले जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं बाबू क्या, तो यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट यानी फ्रेंकल दोष बोला जाता है। ये भी क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कि डोपिंग क्या होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट दे दीजिए, बहुत बढ़िया। बताइए डोपिंग क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन करना भूल गए हैं इसको। यहाँ पे देखिए डोपिंग क्या होता है, तो क्रिस्टल ठोस में अशुद्धि को मिश्रित करने की, क्रिस्टल के गुणों को परिवर्तित करना डोपिंग कहलाता है। देखिए डोपिंग क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पे क्रिस्टल ठोस में अशुद्धि को मिश्रण करके क्रिस्टल के गुण को परिवर्तित करने की जो क्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डोपिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया है कि NaCl में HCl का डोपिंग, देखिए उदाहरण सहित भी लिखना है आपको, जिस तरह हम लिखे हैं बाबू आप लोग इसी तरह लिख दीजिएगा। और एक बाबू यहाँ देखिए 15 अगस्त को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को हम अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। क्या बाबू 15 अगस्त को कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिन भी बच्चों को कोर्स चाहिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके बात कर लेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए डोपिंग क्या होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि के मिश्रण करके क्रिस्टल के गुण को परिवर्तित करना ही डोपिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl में HCl का डोपिंग। और बाबू यहाँ पे देखिए कोर्स जब आप लोग बाई करिएगा तो बाबू बाई करिएगा तो 110% आपको बिल्कुल आसान भाषा में सभी चीजें मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीजें, और आपको बाबू 100% लड़ने का भी गारंटी है, हम गारंटी लेते हैं। तो आप लोग कोर्स बाय जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि त्रिज्या अनुपात क्या है, और कोर्स बाय करना है तो आप लोग हमसे बात कर लीजिएगा जिसको चाहिए। अब यहाँ देखिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, रेडियस, यहाँ देखिए रेशियो क्या होता है, त्रिज्या अनुपात, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कई बार। जैसे देखिए हालांकि 2022 में और 2016 में ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि त्रिज्या अनुपात रेडियस, यहाँ आप देखिए क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो समझिए किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझिए कि त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। देखिए एक एक लाइन में डिफिनेशन मिलेगा आपको, कोर्स में सेम टू सेम बिल्कुल आसान शब्दों में सब चीज मिलने वाला है। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमारा कोर्स भी लीजिए, जरूर आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा 100%, ये ऐसे ही आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू की। यहाँ देखिए अंतरकाशी दोष क्या होता है, क्या पूछा गया है कि अंतरकाशी दोष क्या होता है बाबू, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको बताना है अंतरकाशी दोष क्या होता है। तो देखिए जब कुछ अवयवी कण परमाणु अथवा यहाँ पे अणु, जो अवयवी कण है कौन कौन से है, तो परमाणु अथवा अणु, क्योंकि हम डीपली पढ़ाते हैं आपको कि 100% समझ में आए। यहाँ पे देख लीजिए जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं, जब कोई अवयवी कण, कौन अवयवी कण बाबू, तो परमाणु अथवा अणु अंतरकाशीय स्थान पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि ठोस में अंतराणविक दोष है। तब क्या कहा जाता है कि ठोस में अंतराणविक दोष है। अंतराणविक दोष आयनिक, यहाँ आप देख लीजिए ठोस में पाया जाता है। जो अंतराणविक दोष होता है बाबू, ये क्या होता है, आयनिक ठोस में पाया जाता है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरकाशी दोष बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कैसे कि यहाँ देखिए अंतरकाशी दोष क्या होता है, तो जब कुछ अवयवी कण, कौन अवयवी कण, तो परमाणु अथवा अणु अंतरकाशीय स्थान में पाए जाते हैं, तब तक यहाँ आप देखिए तब कहा जाता है कि ठोस में आप देखिए अंतरकाशी दोष है। अंतरकाशी दोष यानी यहाँ आप देखिए आयनिक, यहाँ पे देखिए ठोस, इनमें से क्या होता है नॉन, यानी यहाँ पे देखिए नॉन आयनिक मतलब क्या,
अनआयनिक यानी हो गया नॉन आयनिक जो ठोस होते हैं वो पाए जाते हैं, और यह दोष पदार्थ के ठोस को बढ़ा देता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस इंपॉर्टेंट है बाबू, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि सहसंयोजक ठोस अथवा नेटवर्क ठोस किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे समझिए कि इस प्रकार के ठोस के अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं, यानी जो सहसंयोजक ठोस का जो यहाँ पे अवयवी कण होते हैं वो सहसंयोजक बंधनों के द्वारा बंधे होते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण इस प्रकार के ठोस में जो विस्तृत यहाँ देखिए अनेक रूपता पाई जाती है, इस कारण इन्हें यहाँ देखिए विशाल अणु या यहाँ पे देख लीजिए मोलेकुलर सॉलिड भी कहा जाता है। यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे, सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे सब क्वेश्चन को याद रखेंगे कि सहसंयोजी ठोस अथवा आणविक ठोस क्या होता है। तो आणविक ठोस क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क ठोस क्या होता है कि इस प्रकार के ठोस में, यानी यहाँ देख लीजिए सहसंयोजी के ठोस में यहाँ पे जो अवयवी कण होते हैं सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण इस प्रकार के ठोस में जो विस्तृत अनेक रूपता पाई जाती है, इसी कारण से इन्हें यहाँ पे विशाल अणु मोलेकुलर सॉलिड भी कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में याद रखना है। अब यहाँ देखिए चालक क्या होता है, कंडक्टर। बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, ऐसा नहीं है नहीं पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे 30 बताएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझिए, यहाँ पे समझिए आप सब कि यहाँ पे कंडक्टर यानी चालक किसे कहते हैं। तो चालक किसे कहते हैं बाबू को, वे ठोस जिनमें विद्युत धारा की मात्रा यहाँ देखिए अधिकतम मात्रा प्रवाहित होती है। चालक किसे कहेंगे, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्राप्त हो जाए, विद्युत धारा काफी यहाँ पे ज्यादा प्रभावी यहाँ पे देखिए प्रवाहित होगा, उसे ही हम लोग चालक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा की अत्यधिक मात्रा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। इनकी चालकता का यहाँ देखिए परास, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसी प्रकार लिखना है, जो कंडक्टर होता है इनकी चालकता का जो परास होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 तक होता है। किसका, तो बाबू यहाँ पे याद रखिएगा चालक का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि चालक यानी कंडक्टर का परास कितना होता है, तो इसका परास होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स, और यहाँ देखिए मीटर इनवर्स के माध्यम से होता है। कितना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के माध्यम से होता है, याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए चालक कौन सा है, तो वे ठोस जिनमें से विद्युत धारा की यहाँ देखिए अधिकतम मात्रा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का परास क्या होता है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अर्धचालक क्या है, जल्दी से जल्दी देखिए। चालक तो समझ गए, अब समझिए कि सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक क्या होता है। तो अर्धचालक क्या होता है बाबू, यहाँ पे समझ लीजिए कि वे ठोस जिनकी चालकता चालकों एवं यहाँ देखिए रोधकों के माध्यम की ही होती है। यानी यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए कि वे ठोस जिनकी चालकता चालक एवं रोधक के मध्य की होती है। चालक के भी और यहाँ देखिए रोधक के भी मध्य अगर होगी तो वो क्या कहलाएगा बाबू, हमारा अर्धचालक कहलाएगा। याद रखिएगा क्या होगा इसमें, चालक एवं रोधक के बीच का जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। और इसका यहाँ देखिए चालकता का जो परास होता है, याद रखिएगा कितना होता है, इसका चालकता का परास होता है -10 के पावर -6 से 10 के पावर 4। किसका, तो अर्धचालक का -10 के पावर 6 से, और यहाँ देखिए 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 इसकी चालकता का परास होता है। किस में, तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि परासरण क्या है, क्या पूछा गया है बाबू, परासरण क्या है। सभी बच्चों के लिए, हिंदी इंग्लिश सभी बच्चों के लिए, कि परासरण क्या है, तो शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना परासरण कहलाता है। एवं यह आरोपित दाब जो परासरण की क्रिया को रोकती है उसे हम लोग परासरणी दाब कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए, परासरण पूछा है लेकिन इसमें भी आपको परासरण दाब का भी डिफिनीशन दे दिए हैं। तो इस प्रकार से बाबू आंसर दिया जाता है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपको परासरण सिर्फ पूछा है, लेकिन हम आपको इसी में परासरण दाब का भी डिफिनीशन दे दिए हैं कि एक डिफिनीशन याद कीजिए, 2 आंसर लिखिए।
एक डिफिनीशन याद करके 2 आंसर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए प्रासरण क्या होता है, तो शुद्ध विलायक के कण का अर्धपरगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। एवं यह आरोपित दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोकता है, वह आरोपित दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रासरणी दाब बोलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन आंसर है, सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है, लाइक नहीं किए फटाफट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन है बाबू, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि मोल अंश क्या होता है। बाबू क्या पूछा गया है, मोल अंश। तो मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल अंश कहते हैं। देखिए यहाँ पे मोल अंश किसे कहते हैं, तो मोल अंश अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के कुल मोल, अवयव के मोलों की संख्या तथा अवयव के कुल मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मोल अंश बोलते हैं। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया, पहले तो ध्यान दीजिए 2016, 2020, 2021 बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वथनांक में उन्नयन, यानी आप देखिए क्वथनांक का उन्नयन बोलिए या क्वथनांक में उन्नयन बोलिए, किसे कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे कि किसी द्रव के, यहाँ आप देखिए अवाष्पशील विलय के विलाने में प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। और बाबू किताब में देखिएगा तो बहुत लंबा लंबा देगा, तो किताब का फेरा में मत पढ़िए, आप लोग यहाँ पे हमसे पढ़िए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। अगर आप लोग कोर्स लेना चाहते हैं तो 15 अगस्त को बाबू यहाँ पे देख लीजिए कोर्स हम अपना लॉन्च करेंगे, चाहिएगा तो आपको मन होगा तो लीजिएगा, नहीं मन होगा कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय के मिलाने से प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक का अवनमन क्या होता है। देखिए 2017 में पूछा और भी पूछा है, लेकिन हम मेंशन नहीं कर पाए हैं क्योंकि लेट हो रहा था टाइप करने में, और ये मेंशन करने के लिए हमको पूरा क्वेश्चन बैंक का पन्ना उलटना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कितनी बार पूछा गया है, तो उसमें भी बाबू टाइम लगता है, इसलिए मेंशन ज्यादा नहीं किया। ये आप देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाता है तो विलयन में हिमांक की कमी आ जाती है, जिसे हिमांक का हम लोग अवनमन कहते हैं। देख लीजिए बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतना डिफरेंट क्वेश्चन आपको एक लाइन में हम आपको बता दे रहे हैं, इतना बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे डिफिनीशन लिखा गया है, आपको पूरा कोर्स में ऐसे ही डिफिनीशन मिलेगा। यहाँ आप देखिए हिमांक का अवनमन क्या है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाने से जो यहाँ आप देखिए प्राप्त विलयन में हिमांक की कमी आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिमांक का अवनमन बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विलायक क्या है। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन से ये क्वेश्चन है कि विलायक आखिर होता क्या है। तो विलायक क्या होता है, तो जो अवयव अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। देखिए विलायक का डिफिनीशन पूरा इतना बड़ा में विलायक का, विलायक का डिफिनीशन क्या है, देखिए जो अवयव अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहते हैं। देखिए कितना, जो अवयव अत्यधिक मात्रा में उपस्थित उसे विलायक कहते हैं। अब देखिए ये विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है, क्या करता है विलायक, विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, जिससे विलयन विद्यमान होता है, जिससे क्या होता है बाबू, विलयन विद्यमान होता है। ये आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो डिफिनीशन तो हम इतना सटीक लिखते हैं एक लाइन का कि एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो 100% बाप बाप करके नंबर देगा, इस प्रकार का डिफिनीशन है। अब यहाँ आप देखिए जो अवयव अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। ये विलयन की भौतिक यहाँ आप देखिए अवस्था निर्धारित करती है, जिससे विलयन विद्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू यहाँ पे कि विलय क्या है। अब यहाँ आप देखिए विलायक तो पढ़ लिए, अब देखिए विलय क्या होता है। तो विलय क्या होता है, तो जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो, विलायक जो अवयव, विलायक किसे बोलते हैं, जो अवयव अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो विलायक कहते हैं। विलय किसे कहते हैं, तो जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, तो विलय कहते हैं। और ये विलयन में एक या एक से अधिक भी हो सकता है, जो विलय होता है विलयन में एक या एक से अधिक भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि समांगी विलयन क्या है। बाबू समांगी विलयन पूछा गया है कि समांगी विलयन क्या होता है। देखिए
देखिए सभी बच्चे ध्यान से। तो समांगी विलयन क्या होता है, तो जब विलयन में विलय एवं विलायक का संघटक प्रत्येक भागों में एक समान हो, अर्थात प्रत्येक अवस्था या वितरण पूर्ण विलयन में क्या हो, एक समान होता हो, उसे हम लोग समांगी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, समांगी विलयन क्या होता है, समांगी विलयन वो होता है कि जब विलयन में विलय एवं विलायक का संघटक प्रत्येक भागों में एक दूसरे के समान हो, क्या हो बाबू, एक दूसरे के समान हो, अथवा यहाँ पे क्या हो, प्रत्येक अवस्था का वितरण यहाँ पे क्या हो, पूर्ण विलयन में एक समान हो, उसे हम लोग समांगी विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, नमक का जल में विलयन तथा चीनी का जल में विलयन। क्या हो जाएगा, चीनी में यहाँ पे देखिए जल में चीनी डालिएगा पूरा एक समान हो जाएगा, क्या होगा, पानी का ही रूप ले लेगा। नमक यहाँ पे देखिए पानी में नमक घोलिए, वो किसका रूप लेगा, एक समान रूप लेगा, यानी पानी का ही रूप ले लेगा। यानी दो विलयन मिलके एक समान रूप में आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी विलयन बोलते हैं। दो विलयन मिलके एक रूप ले ले उसे हम लोग समांगी विलयन बोलते हैं। अब यहाँ देखिए विषमांगी विलयन क्या है, तो देखिए विषमांगी विलयन क्या होता है, तो जब विलयन में विलय एवं विलायक का संघटक प्रत्येक भागों में एक समान नहीं होता है, प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी। यानी आप देख लीजिए पानी में अगर बालू घोलिएगा तो बालू अलग पानी अलग, वो तो घुलेगा नहीं, वो अलग अलग हो गया, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, मान लीजिए। और यहाँ देख लीजिए और क्या उदाहरण, यहाँ देखिए कार्बन एवं सल्फर का विलयन, यानी कार्बन में सल्फर को घोलिए तो वो क्या होगा बाबू, वो भी अलग अलग रहेगा। तो विषमांगी विलयन क्या होता है, तो जब विलयन में विलय का एवं यहाँ देखिए विलायक का संघटक प्रत्येक भागों में एक समान नहीं होता है, उसे हम लोग असमांगी विलयन कहते हैं। याद रखिएगा बहुत ज्यादा, और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे इसका आंसर दे रहे हैं, संतृप्त विलयन क्या होता है, तो एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो शुद्ध ठोस के साथ समय अवस्था में हो। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो शुद्ध ठोस जो खुद यहाँ पे क्या, जो शुद्ध ठोस अवस्था में समय अवस्था में हो और इस ताप पर उनमें क्या हो, अत्यधिक ठोस न घोला जा सके, उसे विलयन का संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन यानी यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मान लीजिए संतृप्त विलयन मतलब क्या, संतृप्त विलयन मतलब एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो ठोस यहाँ पे क्या, शुद्ध ठोस के साथ समय अवस्था में ही हो और ताप पर उसमें आप देखिए, और ताप पर उसमें और अत्यधिक ठोस ना घोला जा सके। यानी देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए हम बताते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, तो संतृप्त विलयन वो होता है, मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, तो एक गिलास पानी में एक होगा ना कि कितना क्वांटिटी में उसमें नमक घुलेगा या चीनी घुलेगा। यानी आप देख लीजिए, मान लीजिए एक गिलास पानी है, उसमें एक बोरा ला के चीनी घोल दीजिएगा, घुलेगा नहीं घुलेगा, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। संतृप्त विलयन क्या होता है कि यहाँ पे कोई विलयन है उसमें उतना ही पदार्थ घोला जाए जितना कि वो घुल सके, उसे ही बोलेंगे हम लोग क्या, संतृप्त विलयन। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग्वेज समझ में आया, आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से असंतृप्त में क्या होगा बाबू, असंतृप्त में क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी मान लीजिए एक गिलास पानी है, एक गमला पानी है, मान लीजिए कि एक कटोरा पानी है, अब देखिए उसमें अगर आपको चीनी घोलना होगा तो उसके हिसाब से ना घोलिएगा कि उतने में घुल जाए, अगर उतने में घुल जाता है उसके हिसाब से वो संतृप्त विलयन। अगर मान लीजिए इतना बड़ा कटोरा है, उसमें 50 किलो वाला बोरा लाके 25 किलो वाला चीनी डाल दीजिएगा, घुलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, असंतृप्त विलयन की गिनती में आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पे मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, हद से ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये। यहाँ पे आपको क्या बतलाना है, बतलाना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी उस पदार्थ को हम लोग रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यानी दोनों डिफिनेशन लिख दी हैं, जो भी आपको याद करना होगा आप लोग याद कर सकते हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे
यहाँ आप देख लीजिए 19 नंबर की गैल्वेनी सेल क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है। गैल्वेनी सेल आखिर क्या होता है, तो समझिए यहाँ पे गैल्वेनी सेल क्या होता है। तो गैल्वेनी सेल क्या होता है, वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति, यहाँ आप देखिए रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनी सेल कहते हैं। जल्दी से जल्दी इसको याद कीजिए कि वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होती है, गैल्वेनी सेल कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ ही प्रश्न है, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाबू यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए संचायक बैटरी क्या होता है, जल्दी से जल्दी, और जितना भी ये क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाला है, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में 100% लड़ेगा। और अगर हमारा कोर्स लेते हैं 110% गारंटी है कि पूरा क्वेश्चन उसी में से लड़ेगा। अगर आपको कोर्स चाहिए तो 15 तारीख को लॉन्च हो रहा है, आप लोग हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए संचायक बैटरी क्या है, तो संचायक बैटरी क्या है कि वह बैटरी जिसमें एक बार उपयोग में के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित, यहाँ देखिए फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी यहाँ देखिए संचायक बैटरी क्या होता है ये समझिए। 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि वह बैटरी जिसमें एक बार उपयोग के बाद, मान लीजिए कि एक बैटरी होता है, एक बार यूज की है उसके बाद से फेंक दिए, लेकिन संचायक बैटरी क्या होता है कि वह बैटरी जिसमें एक बार उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित करके फिर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे संचायक बैटरी कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे क्या हो जाएगा, लेड संचायक बैटरी, लेड संचायक बैटरी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी लेड स्टोरेज बैटरी, लेड संचायक यानी लेड स्टोरेज बैटरी, जो द्वितीय सेल होता है हमारा वो सब क्या होता है, संचायक सेल होता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कि विशिष्ट चालकता क्या है। बाबू ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे बताना है आपको कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। तो किसी विद्युत अपघट्य के एकांक लंबाई धन की चालकत्व को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन डिफिनीशन लिखा हुआ है आप सभी के लिए, जल्दी से जल्दी आप लोग समझिए। तो बाबू बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सभी बच्चे एक बार शेयर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, तो किसी विद्युत अपघट्य की एकांक लंबाई धन के चालकत्व की उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। किसका, विशिष्ट चालकता का इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ये आपको याद कर लेना है, ये आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू यहाँ पे कि सेल स्थिरांक क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सेल स्थिरांक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ पे देख लीजिए सेल स्थिरांक क्या होता है, तो किसी चालकता सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एवं इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। देखिए कितना, आप लोग एक एक बार इसको देखिएगा ना, आपको याद हो जाएगा, एक एक बार देखिएगा, सब क्वेश्चन आपको 110% याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सेल स्थिरांक क्या है, तो किसी चालकता सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एवं इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 2019 में भी पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो बाबू यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर की वैद्युत अपघट्य क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है कि वैद्युत अनअपघट्य पूछा गया है, वैद्युत अनअपघट्य। तो वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है, तो वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। यानी यहाँ पे अनअपघट्य पूछा है, तो अनअपघट्य किसे कहेंगे, तो वो वे यौगिक जो द्रवित अवस्था में हो, चाहे वह जलीय विलयन में हो, जिससे क्या हो हमारा विद्युत धारा आचलन बना रहे, आचलक बना रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अनअपघट्य बोलते हैं। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। ये सब 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है, और 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन का बाबू डिफिनीशन एक एक लाइन में होता है हमारे पास। 5-5 नंबर वाला का ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, सटीक होगा, लेकिन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। मेन तो बात है बाबू यहाँ पे बिल्कुल आपको हमारा लिखा हुआ
याद हो जाएगा जल्दी। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कोर्स आप ले लीजिएगा, आपके लिए बाबू 2 साल का मेहनत है, जरूरी है आप लोग को कोर्स लेना, जरूर ले लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए विद्युत विच्छेदन क्या है। तो विद्युत विच्छेदन क्या है, तो किसी विद्युत अपघट्य की द्रवित अवस्था या घोल में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसमें रासायनिक विच्छेदन करने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत विच्छेदन कहते हैं। देखिए कितना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत विच्छेदन क्या होता है। तो किसी विद्युत अपघट्य की द्रवित अवस्था या घोल में यहाँ देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने में उसमें रासायनिक जो विच्छेदन करने पे जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग विद्युत विच्छेदन कहते हैं। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है बाबू कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो एक अर्ध सेल में 298 के पर 1 मोल देखिए 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता की धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे यहाँ आप देखिए यहाँ देखिए ई नोट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो एक अर्ध सेल में 298 के पर 1 मोल प्रति लीटर, यानी यहाँ पे प्रति लीटर नहीं लिखा है, 1 मोल लीटर इनवर्स सांद्रता के धातु आयन विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव ही हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे हम लोग यूनिट द्वारा सूचित करते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 26 नंबर की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। तो बाबू क्या होता है यहाँ पे समझिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है। तो किसी विद्युत अपघटनी चालकता का प्रतिरोध और उसकी लंबाई L और यहाँ देखिए उसके समानुपाती तथा यहाँ देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ आप देख लीजिए किसी विद्युत अपघटनी चालकता का प्रतिरोध R उसका लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए आणविक चालकता क्या है। क्या पूछा गया है, आणविक चालकता क्या है। तो किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोड के मध्य उपस्थित किसी विलयन के उस आयनी यहाँ देखिए उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु भार घुला हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक चालकता बोलते हैं। उसे आणविक चालकता कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में बाबू आता है, सभी स्टूडेंट को ये याद रखना है। देखिए क्या पूछा गया है कि आणविक चालकता क्या है। तो किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रोड के मध्य उसके बीच की उपस्थित किसी भी विलयन उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य 1 ग्राम यहाँ देखिए अणु घोर घुला हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आणविक चालकता बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अति चालक क्या होता है। अति चालक क्या होता है। तो ऐसा पदार्थ जो कि शून्य प्रतिरोध या अनंत चालकता वाला होता है अति चालक कहलाता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे आपसे पूछा गया अति चालकता क्या होता है। तो ऐसा पदार्थ जो किसी शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाला होता है अति चालक कहलाता है। अति चालक कहलाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 28 का यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर लिखा हुआ है, आसान भाषा में आप सभी इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 29 नंबर की प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो समझिए यहाँ पे प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी यहाँ देखिए वे विलयन जो क्या होते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं या पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, उसे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए NaCl, KCl, HCl यह सब क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। अब यहाँ आप देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोग कोर्स बाबू 15 अगस्त को लॉन्च हो रहा है तो आप लोग जरूर उसके बारे में बात कर लीजिएगा। यहाँ आप देख लीजिए दुर्लभ विद्युत अपघट्य क्या है। तो वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं बाबू यहाँ पे वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्लभ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू आता है 100%, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 30 क्वेश्चन है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिएगा, और ये सब क्वेश्चन सब यहाँ पे देखिए एक से एक बढ़ के क्वेश्चन आपको कोर्स में दिया जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे एक बार क्या कीजिएगा, इसके थ्रू बात कर लीजिएगा हमसे एक बार यहाँ पे सभी बच्चे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या कीजिए बाबू, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है लगा के आप लोग ऑल पे कर दीजिए। और यहाँ आप देखिए लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। तो बाबू अब मिलेंगे यहाँ पे दोपहर वाली क्लास में, आप लोग ये सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।